हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है कृपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है उसके बारे में हमने यहाँ विस्तार पूर्वक चर्चा करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर यही क्वेश्चन अगर आप समझ लेते हो ना तो त्रिपाण स्टडी सेंटर गारंटी देता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के रिगार्डिंग आपको कोई और क्वेश्चन समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में विस्तार पूर्वक बात है और इससे अधिक कुछ भी आगे नहीं पूछा जा सकता। इसलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हो अच्छे से तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। अगर हम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करें तो कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र को जीव मंडल की एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पारिस्थितिकी तंत्र को जीव मंडल के लिए संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इकाई है। समझ सकते हो कि संरचना यानी एक ढांचा और कार्यात्मक यानी उसके कार्य प्रणाली, यानी पारिस्थितिकी तंत्र में ही हर जीव जंतु जो है अपना एक ढांचा बनाते हैं और उसी में ही कार्यरत होते हैं, कार्य करते हैं। इस रूप से जो है इसको परिभाषित किया गया है कि जीव मंडल की एक ये जो होती है संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। इसमें जीवित जीव उनके निर्जीव पर्यावरण शामिल है, यानी इसमें जीवित जीव भी है और निर्जीव जीव भी हैं, यानी बायोटिक एबायोटिक दोनों ही सम्मिलित होते हैं जो खाद्य श्रृंखला और जैव भू रासायनिक चक्र के माध्यम से पारंपरिक क्रियाएं करते हैं। यानी देखा जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र वो तंत्र है जहां पर जो है जीव जंतु आपस में खाद्य श्रृंखला बनाते हैं और खाद्य श्रृंखला बना के जैव भू रासायनिक चक्र के माध्यम से पारंपरिक क्रियाएं करते हैं। देखिए, खाद्य श्रृंखला नहीं होगी तब तक जो है हमारे धरती को जो है दोबारा पोषण नहीं मिलेगा। कहते हैं धरती हमें देती है तो धरती हमें सब कुछ ले भी लेती है। इंसान का अगर उत्पत्ति होता है तो इंसान का विनाश भी धरती में ही होता है। तो ये एक क्रिया है, ये ऊर्जा प्रवाह तंत्र है, जिसके कारण देखा जाए तो ऊर्जा प्रवाह तंत्र को जो है जैविक विविधता और सामग्री चक्र होता है जिसमें स्थिर स्वशासक प्रणाली बनती है। यानी देखा जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र ये ऐसा तंत्र है जिसमें ऊर्जा का जो है फ्लो होती है, एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे रूप से तीसरे में और तीसरे से जो है पहले रूप में आना। यानी ये ऊर्जा की जो फ्लो चार्ट है वो जहाँ से शुरू होती है वहीं पे ख़त्म होती है। अगर पौधों को अगर प्राइमरी सोर्स मानते हो तो आपको पता है कि पौधों को जो है कोई जीव खाएगा, उसको खाने वाला वो जीव है, उसको खाने वाला वो जीव है। बाद में जब वो अंतिम जीव मरेगा तो वो जो है दोबारा जो है धरती में ही मिल जाएगा, मिट्टी में ही चला जाएगा, तो फिर पौधों को वो न्यूट्रिशन दे देगा। यानी वही बात हो गया ना, एक चक्र है जो जहाँ से शुरू है वहीं उसकी अंत है। यानी देखा जाए तो पर्यावरण किसी को कुछ देती नहीं है, कहते जितना देती है उतना ही ले भी लेती है, और ये पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण लॉ है, रूल है। कहते हैं हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर अपतित और ऊर्जा का लगभग 1% ग्रहण करते हैं। यानी देखा जाए तो पेड़ पौधों जो है सूर्य से सिर्फ 1% ऊर्जा ही ग्रहण करते हैं और इस फंसी हुई ऊर्जा का एक हिस्सा पौधे द्वारा अपनी अपचय गतिविधियों के निष्पादन करने में उपयोग किया जाता है। यानी पौधे जो है ये अपनी पूरी गतिविधियां करने के लिए, भोजन बनाने के लिए 1% ऊर्जा का जो है उपयोग करते हैं। और देखा जाए तो कुछ ऊर्जा वायुमंडल में गर्मी के रूप में जारी की जाती है, यानी देखते हुए गर्मी इतनी रहती है तो वो भी एक तरह का ऊर्जा का स्रोत होता है। शेष ऊर्जा पौधों में प्रकाश संश्लेषण उत्पादन के रूप में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, और जब इन पौधों को शाकाहारी जीव द्वारा खाया जाता है तो पौधों में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा इन जानवरों में स्थानांतरित हो जाती है। यानी देखा जाए तो ये 1% ग्रहण करने का रूल है कि अगर मान लीजिए पौधा जो है सूर्य से 1% ऊर्जा लेता है तो वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, पौधा बड़ा होता है, और ये बड़ा पौधों को जो है कोई जीव खा लेता है तो वो ऊर्जा जो है उस पौधों में चला जाता है। तो इस प्रकार जो है ऊर्जा का आगे निरंतर जो है फ्लो चार्ट बनती रहती है।
देखा जाए तो ये जानवर शाकाहारी इस ऊर्जा में से कुछ का उपयोग अपचयित गतिविधियों के लिए करते हैं, यानी अपने दैनिक कार्य के लिए जो है शाकाहारी जीव करते हैं। और कुछ ऊर्जा गर्मी के रूप में जारी भी की जाती है, जबकि शेष ऊर्जा उसके शरीर में संग्रहित होती है। यानी देखा जाए तो जो भी आप क्रियाविधि करते हो उससे कुछ एनर्जी जो है लॉस्ट जरूर होता है, और कुछ जो है उसके शरीर में संग्रहित हो जाती है, यानी इकट्ठा रह जाती है। और देखा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण की यह प्रक्रिया शीर्ष मांसाहारियों द्वारा दोहराई जाती है। यानी जब शाकाहारी जीव को मांसाहारी जीव खाते हैं तो जो ऊर्जा बची हुई होती है वो मांसाहारी जीव में चले जाते हैं। एक परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण सिर्फ 10% के नियम का पालन करती है। यानी एक जीव से दूसरे जीव में जो ऊर्जा स्थानांतरण होती है सिर्फ 10% ही होती है, उससे कुछ भी नहीं अधिक होती है। तो आप समझ सकते हो कि आप जितना मर्जी खाओ उसका 10% ही आप तक पहुंचेगी। यानी केवल 10% ऊर्जा निचले ट्रैफिक सतह के प्रत्येक ट्रैफिक सतह के स्थानांतरित होती है। यानी कोई भी जीव किसी जीव को खाता है तो सिर्फ 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, और एक पोषी सतह से दूसरे पोषी सतह तक जाने पर लगभग जो है 90% ऊर्जा नष्ट हो जाती है। यानी सिर्फ 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होती है, और बाकी ऊर्जा जो है 90% वो स्थानांतरित करने में ही नष्ट हो जाती है। तो ये परिस्थिति तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आया है, जो एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि हम परिस्थिति तंत्र के अंतर्गत एक अच्छा सा एग्जाम्पल देखें, उदाहरण देखें, तो इसको समझना और भी आसान हो जाएगा। अगर हम परिस्थिति तंत्र की बात करते हैं तो सबसे अच्छा प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र कौन हो सकती है? तो जनरल सी बात है, जैसे पॉइंट बता रहा है कि झील को एक प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र माना जा सकता है, क्योंकि झील ही एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर हर तरह की गतिविधियाँ हमें देखने को मिलती है। झील एक परिस्थिति तंत्र है जहाँ जीवित जीव बढ़ते हैं, अपनी प्रजनन करते हैं और एक दूसरे के साथ अजैविक घटकों के साथ जो है बातचीत कहते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्रकृति में अन्य गतिविधियों को स्वयं करते हैं। यानी देखा जाए तो झील एक ऐसा जगह है जहाँ पर जीव जो होते हैं अंतरक्रियाएं करते हैं, आपस में उनका जो है लेन देन रहती है। और ये लेन देन कैसे हो सकता है? एक जीव दूसरे जीव को खाता है, दूसरा जीव जो है उस जीव को खाता है, तो ये गतिविधियाँ चलती ही रहती है और झील सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन देखा जाए तो ये गतिविधियाँ तब संभव होती है जब इंसानों के द्वारा वहाँ पर कोई तरह का जो है हस्तक्षेप न हो, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप होती है। देखा जाए तो ये एक प्राकृतिक रूप है जिसमें कि इसे प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र के रूप में जाना जा सकता है, क्योंकि इसमें मानव गतिविधियां नहीं होती है, मानव इसमें इंटरशेप नहीं करते हैं। कहते हैं इंटरफेयर करने के कारण ये प्राकृतिक नहीं रह पाती है, वो मानव निर्मित हो जाती है। जहाँ इंसानों का गतिविधि होती है वो प्राकृतिक नहीं होती है, वो आर्टिफिशियल बन जाती है। लेकिन झील जो है ऐसा जगह है जहाँ पर ये सबसे अच्छा परिस्थिति तंत्र होता है, जहाँ पर जीव जंतु जो है प्रजनन करते हैं, एक दूसरे को आहार बनाते हैं और इसमें जो है कोई भी मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं रहता है। इसी के अंतर्गत अगर हम बायोमास की बात कर ले, क्योंकि एग्जाम व्यू से बायोमास भी महत्व रखता है। बायोमास किसी परिस्थिति तंत्र में किसी भी समय जीवित या कार्बनिक पदार्थों की कुल मात्रा होती है। तो आप समझ गए होंगे कि बायोमास क्या होती है। बायोमास किसी परिस्थितिक तंत्र में किसी भी समय जीवित या कार्बनिक पदार्थों की कुल मात्रा को हम बायोमास कहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर एग्जाम व्यू से हमने रखा और इसको आपको समझना जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है, तो हम क्वेश्चनों को जो है गंभीरता को समझते हैं, जानते हैं और आपके लिए लाते हैं। अगर आप अच्छे से समझ लेते हो, देखते हो, उसको नोट कर लेते हो, तो आपका एग्ज़ाम सबसे बेस्ट जाएगा। क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर उन्हीं क्वेश्चनों को ध्यान देता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है। और जनरल सी बात आपको मैं बता दूं कि यहाँ मैं पॉइंट व्यू पे ला सकता था, लेकिन एग्जामिनर यहाँ पर एक बात रखता है कि आज कहीं से भी छोटा सा पॉइंट उठा के आपको एमसीक्यू में डाल दिया जाता है। तो अगर आप मान लीजिए आप परिस्थिति तंत्र के बारे में सब कुछ जान चुके हो, अब इसके रिगार्डिंग कोई भी एमसीक्यू के क्वेश्चन आएंगे आप सब कुछ कर सकोगे। क्वेश्चन भी आएगा उसको भी अटैम्प्ट कर सकोगे, एमसीक्यू आएगा उसको भी अटैम्प्ट कर सकोगे। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न साइंस के लिए चेंज किया गया है कि साइंस में आजकल एमसीक्यू और छोटे छोटे पॉइंट व्यू क्वेश्चन आते हैं।
तो जब तक आप इसको वेरीफाई नहीं समझ पाइएगा, जब तक उसके पूरे पॉइंट को नहीं समझिएगा, एग्जाम में नहीं कर पाइएगा। तो त्रिपाण संग्रह सिर्फ आपके लिए कार्य करता है और आपकी जो भलाई का ही यहाँ ध्यान रखता है। तो ज़रूरी है कि आप भी त्रिपाण स्टडी सेंटर का ध्यान रख के जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही केयर है। और जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, अधूरा जानकारी मत रखिए, नहीं तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो जानना सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर एट्थ क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म देता है। और ये आप प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हो, तो ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा और ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। कहते हैं त्रिपाण सेंटर सिर्फ आपके लिए करता है काम, इसे सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।